वेलकम बैक। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पे और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के इमेज के हवाले से ताबड़तोड़ हमले हुए और ये हमले पूरे गुज़िश्ता साल कई बार हुए। इसमें एक बार उसामा बिन लादेन को हलाक करने के लिए अमरीकी फ़ौजें पाकिस्तान के अंदर घुस आई। उससे पहले रेमंड डेविस का वाक़या हुआ था जिससे लगा कि CIA एहलकार पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसी के बाद कराची में PNS मेहरान बेस पर, नेवी के इस बेस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसे अब पूरा 1 साल हो गया है। गुज़िश्ता साल ही शब कदर में FC के रेजिमेंट सेंटर पर भी हमला हुआ था। इन तमाम हमलों के नतीजे में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के इमेज के हवाले से भरपूर और बड़े सवालात उठाए गए थे। मेहरान बेस हमले की तहकीकात किस हद तक पहुंची और क्या इस तहकीकात के नतीजे में हम उस ग्रोह तक पहुंच पाए जो कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमला करता है, और क्या अब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर जो गुज़िश्ता सालों में मुसलसल हमले होते रहे, फौजी इदारों पर जो हमले होते रहे, उसकी बेख्तरी कर दी गई है। उन ग्रोहों को पकड़ लिया गया है, कम अज़ कम इन इदारों को महफूज बना लिया गया है। मेहरान बेस हमला क्या बताता है, इस सिलसिले में हम आपको दिखाएं एक तहकीकाती रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद आरफीन ने तरतीब दी। गुज़श्ता साल 2 मई को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी और हलाकत के बाद पाकिस्तानी कौम सख्ते की कैफियत में थी कि 22 मई को कराची में मेहरान बेस पर हमले ने पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया। एक के बाद दीगर 2 हमलों ने पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। 22 मई को रात 10:15 बजे शुरू होने वाला हमला 15 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इस कार्रवाई में पाकिस्तान नेवी के 2 अहम तरीन P-3C ओरियन तैयारे तबाह और एक को शदीद नुकसान पहुंचा। इस साल फरवरी में अलकायदा के मीडिया विंग अल सहाब ने एक वीडियो जारी की जिसमें उन 4 हमला आवरों को दिखाया गया था जिन्होंने मेहरान बेस पर हमला किया था। इसी वीडियो में यह भी बताया गया कि यह हमला उसामा बिन लादेन के कत्ल का इंतकाम था। वाक़े की तहकीकात के लिए रेयर एडमिरल तहसीनुल्लाह की सरबराही में एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई जिसने अपनी रिपोर्ट में नेवी के 3 अफसरान को फराइज से गफलत का मुर्तकिब करार दिया। उसके साथ साथ ISI के काउंटर टेररिज्म विंग ने भी तहकीकात की। पाकिस्तान नेवी की तहकीकात के मुताबिक हमला आवरों को हमले में अंदरूनी मदद हासिल नहीं थी। हो सकता है कोई डिसकंट्रोल एलिमेंट्स, सारी फौज में इल डिसिप्लिन होते हैं, ऐसे वाक़े होते हैं कि जिसकी वजह से कोर्ट मार्शल करके लोगों को डिसमिस किया जाता है, निकाला जाता है। डिसिप्लिन सर्विसेज हैं। गुज़श्ता साल कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी सलीम शहजाद ने अपनी आखिरी स्टोरी में तहरीर किया था कि पाकिस्तान नेवी ने अलकायदा से राब्ते के शुबे में अपने कुछ अहलकारों को गिरफ्तार किया था। इसी सिलसिले में नेवी अलकायदा के साथ मुज़ाकरात कर रही थी। पाकिस्तान नेवी इन खबरों की तरदीद करती है। मरहूम सलीम शहजाद की खबरें यकीनन उनके अपनी सोर्सेज ज़राए पर मबनी होंगी। पाकिस्तान बहरिया और किसी भी कालदम तंजीम के दरमियान बातचीत की वाज़ेह तौर पर मैं तरदीद करता हूँ। इंटेलिजेंस ज़राए भी इन इत्तलात को दुरुस्त करार नहीं देते, ताहम वो इस बात को जरूर तस्लीम करते हैं कि इस हमले से कबिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इंटेलिजेंस ज़राए का दावा है कि PNS मेहरान बेस पर हमले से कबिल ISI ने किसी और केस में एक शख्स को वजीरिस्तान से गिरफ्तार किया। जब उस शख्स से तफ्तीश की गई तो पता चला कि फौज से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के मौके पर GHQ पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ये मंसूबाबंदी क्यों हो रही थी? जब जियो न्यूज़ ने इस सवाल का खोज लगाया तो इंकिशाफ हुआ कि पाकिस्तान नेवी मुल्क के अंदर एक खुफिया ऑपरेशन पर काम कर रही है और नेवी के इन लोगों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन मुनहरिफ लोगों ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पर हमले का इरादा किया। ताहम इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें नेवी के 2 कमांडोज भी शामिल थे। सलीम शहजाद के कत्ल के बाद इंटेलिजेंस ज़राए के दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं की जा सकती। 2 मई को उसामा के कत्ल और उससे कबिल GHQ पर हमले की तहकीकात में आर्मी और इंटेलिजेंस इदारों के एहलकारों और अफसरान का एहतसाब हुआ हो या नहीं, इस बारे में तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाई गईं। पाकिस्तान आर्मी के बरक्स पाकिस्तान नेवी ने मेहरान बेस पर वाक़े के बाद अपने 3 सीनियर अफसरान का जरूर कोर्ट मार्शल किया है। नेवी के जिन 3 अफसरान का कोर्ट मार्शल किया गया उनमें मेहरान बेस के बेस कमांडर कमोडोर राजा ताहिर, कमांडिंग ऑफिसर PNS मेहरान मोहम्मद इसरार और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर अफसार शामिल हैं। फराइज से गफलत बरतने पर कमोडोर राजा ताहिर को 1 साल की जबकि दीगर 2 अफसरान की 6-6 महीने की सीनियरिटी कम कर दी गई है। पाकिस्तान नेवी के तर्जुमान का कहना है कि नेवी ने दौरान तहकीकात न ही किसी सिविलियन को गिरफ्तार किया और न ही किसी बैरूनी हाथ की निशानदही हो सकी।
देखिए, जो तहकीकात पाकिस्तान नेवी ने की हैं, उन तहकीकात के हिसाब से तो मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि पाकिस्तान नेवी ने इस सिलसिले में किसी भी आम शहरी को गिरफ्तार नहीं किया। पाकिस्तान नेवी ने तो मेहरान बेस पर हमले में अपनी कोताही तस्लीम करते हुए इस्लाहात कर लीं, लेकिन क्या दीगर इदारों ने अपने ऊपर होने वाले हमलों से कोई सबक सीखा? इस बारे में कोई मालूमात दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरा टीम के हमरा सैयद आरफीन, जियो न्यूज़, कराची। वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, जिसके बाद हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज भी केस की समाअत की है कोयटा में, और आज वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत के लिए वार्निंग जारी की है और सूबाई वजीर दाखिला के लिए कहा गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और 2 दिन बाद उन्हें हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इसका अहवाल छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल की संगीनियत का बिल्कुल सही अक्कासी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समाअत कर रही है। बलूचिस्तान में लाकानूनियत, अमन अमान की सूरत हाल और मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक अहम केस की समाअत हो रही है कोयटा में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस बेंच की सदारत कर रहे हैं और इस सिलसिले में मुसलसल समाअत हो रही है। आज इसमें एक अहम दिन था। आज बिलाखिर वफाक की जानिब से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुशनूद लाशारी और वफाकी सेक्रेटरी दिफा नरगिस सेठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुई और बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूछे जाने वाले चंद सवालों का जवाब देने की कोशिश की। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपकी समाअत के दौरान बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अपनी संगीन कंसर्न का इजहार किया और एक मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत आइन की शेख 148 पर अमल नहीं कर रही है। इससे पहले कोई मार्शल लॉ लगाए, हमें आइन पर अमल दरामद करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा ऐसी ही हालात में इतनी खतरनाक सूरत हाल में एमरजेंसी लगती है और गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने विफाक से कहा कि 1 जून को बलूचिस्तान की सूरत हाल में उसका तफसीली जवाब दरकार है। 1 जून को सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत इस्लामाबाद में करेगी। आज एक बार फिर वो मामला सामने आया जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान की हुकूमत से था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे चुकी थी बलूचिस्तान के वजीर आला नवाब असलम रईसानी और वजीर दाखिला ज़फरुल्लाह ज़हरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो। 2 अहकामात इस सिलसिले में जो पहले जारी किए गए उसको इग्नोर किया गया और ये दोनों हजरात सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। सूबाई वजीर दाखिला बलूचिस्तान के वजीर दाखिला पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक अगवा में हिस्सा लिया है और ये इल्ज़ाम उनकी काबीना के एक साथी नहीं लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि बलूचिस्तान के वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें बहर सूरत परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाए। इसका हुक्म आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया बलूचिस्तान की हुकूमत को। बलूचिस्तान की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के हवाले से क्या कर रही है और क्या नहीं, ये पूछते हैं कोयटा में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नदीम कौसर। नदीम कौसर, बताइएगा, सूबाई वजीर आला के बारे में, वजीर दाखिला के बारे में, बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में बहुत सीरियस कंसर्न सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की। ये हजरात क्या कर रहे हैं और क्यों इन बातों को ऑलमोस्ट कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं? इसको वो कोई वक़्त नहीं देते। जी कामरान खान साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है बलूचिस्तान में अमन अमान और लापता अफराद के हवाले से कोयटा में 3 समाअत की हैं और गुज़श्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी और सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़फ़र ज़हरी को जो है 2 मरतबा तलब किया, लेकिन वो जो है उन्होंने अदालत के अहकामात की परवाह नहीं की और वही तशरीफ़ नहीं लाए, जिस पर अदालत ने काफ़ी मायूसी का इज़हार किया। उनका कहना था कि बलूचिस्तान का मसला बहुत अहम तरीन मसला है और बल्कि अदालत ने इसको करार दिया कि बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला हल हो जाए तो बलूचिस्तान के 60% मसाले हल हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों शख्सियात यहाँ तशरीफ नहीं लाई। आज जो गुज़श्ता रोज़ में जो समाअत हुई थी उस पर उन्होंने वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान को आज के लिए तलब किया था, लेकिन वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान तशरीफ नहीं लाए और उन्होंने आज भी अहकामात की परवाह नहीं की। इसके साथ साथ जो सूबाई हुकाम हैं जिनमें IG पुलिस हैं, होम सेक्रेटरी बलूचिस्तान हैं और इसके अलावा जो दूसरे हुक्म हैं उन्होंने हमेशा अदालत की हुक्म की तामील की है और वो अदालत में मौजूद रहे हैं और तमाम मामला उन्होंने अदालत की मामलत की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़फ़रुल्लाह ज़हरी परवाह नहीं करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की। देखते हैं 2 दिन बाद क्या होता है। अब हुक्म है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें परसों हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया जाए। ये हुक्म भी दिया गया है हुकूमत बलूचिस्तान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से।
اس پوری صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس کیس کی سماعت کر رہی ہے اس کا تعلق مسنگ پرسن سے بھی ہے۔ مسنگ پرسنز کے حوالے سے جہاں پر ان سے منسلکہ خاندان، ان کے اقربا مسلسل احتجاج بھی کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی جو خطرناک صورتحال ہے اس کی طرف توجہ بھی دلا رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سے الگ یہ بات اصرار سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدالتوں میں صورتحال عمومی طور پہ دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ دہشت گردی کے کیسز کے حوالے سے زیادہ دباؤ اور بہت بھاری دباؤ رہتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں انٹیلیجنس ایجنسیز پر، جبکہ بڑے دہشت گردوں کے خلاف عدالتیں کوئی فیصلہ کن کارروائی کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ اکثر بڑے دہشت گردوں کو کنسیشنز بھی ملتے ہیں۔ اور اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے آج تک کسی بڑے دہشت گرد پر کے خلاف حالیہ سالوں میں جو سب سے بڑے خطرناک سال تھے دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بڑی سزا نہیں سنائی گئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ایک بار پھر سابق وزیر قانون جناب ڈاکٹر خالد رانجھا۔ بہت بہت شکریہ جناب خالد رانجھا صاحب۔ یہ جو شکایت ہے اور یہ بہت اصرار سے ہوتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف کہ بڑے جو دہشت گرد ہیں انہیں سزائیں نہیں ملتی دہشت گردی کے بڑے کیسز میں عدلیہ سے اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ سے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہر وقت دباؤ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے پابند ہیں، جبکہ دہشت گردوں کو سزا نہیں ہوتی ہے بڑی کورٹ سے۔ جہاں تک قانون دہشت گردی کا ہے، اس میں جو بیسک چیز ہے وہ تحفظ ہے۔ جن ممالک نے ڈیل کیا دہشت گردی کو، سب سے پہلے وہ دیتے ہیں تحفظ تفتیشی کو، پھر دیتے ہیں تحفظ گواہ کو، پھر دیتے ہیں تحفظ پروسیکیوٹر کو، پھر دیتے ہیں تحفظ عدالت کو۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے جس میں جو تفتیشی ہے اس کو تحفظ ہو، گواہ کو تحفظ ہو، عدالت کو تحفظ ہو یا پروسیکیوٹر کو تحفظ ہو۔ جب تک آپ یہ تحفظ نہیں دیں گے ان اداروں کو، اس وقت تک کوئی فرد بھی اپنا کام صحیح نہیں کر پائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ تفتیش میں خلل ہوگا، گواہوں کے بیان درست نہیں ہوں گے، تابع خوف ہوں گے، عدالت بھی انڈر پریشر ہوگی، اور رزلٹ از واٹ اٹ ول۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز بہت اہم ہے کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت ہی خطرناک صورتحال میں۔ وزیر اعظم کا معاملہ ایک طرف ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے احکامات ہیں، صوبائی وزیر داخلہ یا صوبائی وزیر اعلیٰ ان کو بالکل سنتے نہیں ہیں اور اس کی بالکل کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہوتے۔ عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان جو یہ کیفیت ہے، جو پوری مجموعی طور پر پاکستان کے اندر صورتحال ہے، بلوچستان کی اپنی جگہ، یہ ایک بحرانی صورتحال نہیں ہے؟ عرض یہ کہ ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ایگزیکٹو دو قسم کی ہے، ایک پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اور ایک ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو ہے۔ جو ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے، اس کی حیثیت جو ہے یوں ہو گئی ہے جیسے وہ گھر کی لونڈی ہوتی ہے، لہذا اپنے آپ کو جو ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے پولیٹیکل ایگزیکٹو کے ساتھ۔ جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے وہ اپنے ووٹوں کے چکر میں، اپنے سٹانس میں اپنے منشور پھنسے ہوتے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو جو ہے وہ بالکل تابع پالیٹکس چلتے ہیں، پولیٹکس ہو جاتے ہیں، لہذا ایک چیزم کریٹ ہوتا ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خالد رانجھا ہمارے ساتھ ہے۔ خبر سا بریک اور اس کے بعد ذکر رہے گا جتنا ہم مطالبہ کر لیں، جتنی حکومت کہہ دے، پارلیمنٹ کہہ دے، امریکہ کے ڈرون حملے جاری ہیں اور آج بھی ہوا ہے، ایک اور حملہ ہوا ہے، 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں اسی وزیرستان میں۔ اس کا ذکر کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کا اور حکومت کا امریکہ سے مطالبہ ہے کہ نیٹو سپلائز کھولنے سے پہلے امریکہ وعدہ کرے کہ پاکستان میں ڈرون حملے نہیں کیے جائیں گے۔ امریکہ وعدہ تو کیا کرے، ڈرون حملوں میں وقفہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، گوکہ پاکستان نے کہا تھا کہ وہ کارروائی کرے گا، کارروائی پاکستان کرے نہ کرے، مگر امریکی ڈرون حملوں میں کوئی وقفہ نہیں دے رہے۔ آج بھی حملہ ہوا ہے اور آج حملہ ایک بار پھر شمالی وزیرستان میں ہوا، اور اب ہوا شمالی وزیرستان کے مرکزی شہر میران شاہ کے بالکل قریب۔ آج صبح 4 بجے امریکی ڈرون طیاروں نے 2 میزائل داغے، ایک گھر کو نشانہ بنایا، 4 لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق، انکنفرمڈ اطلاعات کے مطابق اس میں ایک عرب باشندہ بھی شامل ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا صبح 4 بجے کہ میران شاہ شہر سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ امریکی جاسوس طیاروں کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ واقعہ ہو گیا جس کے بعد
جو لوگ اس واقعے میں ہلاک ہوئے تھے ان کی باڈیز کو شفٹ کیا گیا اور میران شاہ میں صورتحال اس کے کئی گھنٹوں بعد اب سے تھوڑی دیر قبل معمول کے مطابق بتائی جاتی ہے۔ میران شاہ میں صورتحال معمول کے مطابق آ گئی، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ امریکی ڈرون حملے معمول کے مطابق جاری ہیں۔ سن 2012 میں یعنی کہ اس سال اب تک 14 ڈرون حملے ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔